हमारे बहुत ही सम्मानित मेहमान बदरुद्दीन कुरैशी साहब, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं, भाई नासिर जावेद साहब ने आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस के लिए हमेशा लगे रहते हैं, भाई जुगल किशोर जी, भाई फिरोज जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हनीफ पर्दी जी, बल्लू भाई, अनीस मलिक साहब, इब्राहिम भाई, अन्नो बेगम जी, यास्मीन जी, फैज़ भाई कुरैशी जी, मास्टर यूसुफ साहब, पप्पू भाई, हमारे बहुत ही समर्थ भाई फरीद भाई साहब, जगदीश गुप्ता जी और साथी ललित चौहान साहब, अरुण जी, ओमवीर जी, अरुण साहब, अब्दुल मलिक साहब, सलीम भाई, जुमा भाई, दानिश भाई, सीमा जी और सभी आदर सम्मान के योग मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई आके राणा की मेहनत से ये मीटिंग का आयोजन किया गया और उन्होंने बड़ी लगन और शिद्दत के साथ में आप लोगों को दारू की मीटिंग के लिए और सबको यहाँ इकट्ठा किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद मैं स्वागत करता हूँ अपने विधानसभा में भाई बदरुद्दीन कुरैशी साहब का, जो उत्तर प्रदेश से चल करके हमारी हम सबको न केवल दर्शन दिए बल्कि अपने विचार भी सभी अवगत कराएंगे। चाहे भाई सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सवाल करता हूँ। साथियों, पार्टियों में क्या फ़र्क है तो आपने देख ही लिया होगा, चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन आज का जो इंसान है वो यही सुंदर अली का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जो आदमी है, व्यक्ति है, खासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दलित और माइनॉरिटी के लोग और एक दहशत के माहौल में समय दिया। विकास की जहाँ तक हम बात करें आपके सामने है, मैं दावे से कहता हूँ कि एक सड़क ऐसी बताओ सुंदर में जो आम आदमी पार्टी ने आके बनाई हो मेरे बाद, कई लाइटें लगाई हो, कोई स्कूल नया बनाया हो। एक स्कूल 2 महीने बनवाया अपने टाइम में, एक स्कूल आपके यहाँ नया बन रहा है, वो भी वीर सिंह दिगान के कांग्रेस के साथियों की मेहरबानी से बन रहा है। हम 15 दिन लेटे थे उस जमीन को छुड़ा के लिए, 15 दिन यहाँ जमीन पर लेटे थे, नगर डाल करके कांग्रेस के साथियों को लेकर के। अगर हम हंगामा नहीं करते वो जमीन भी घुमार गाँव के उसे जुम्मल से नहीं जुड़ती और वहाँ नया स्कूल नहीं बनता। साथियों, तीन स्कूल दिए आपको, बारात घर की डिमांड आपकी थी, बारात घर भी दिया आपको, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी आपकी उन सब के लिए कार्य किया, अस्पताल दिया, पानी दिया, बिजली बड़ा बेहतर आपके यहाँ कराई। इसके बाद सीवर का कनेक्शन यहाँ नहीं थे, सीवर की लाइनें यहाँ चालू करवाई। शबीर भाई को पता है कि यहाँ किस तरह से हालात थे गंदगी के। कांग्रेस के टाइम में अभी मैं कहता हूँ कि आज वो सफाई व्यवस्था नहीं है जो कांग्रेस के टाइम में थी। गंदगी है चारों तरफ, केवल बिजली पानी का लालच देकर के आज जो ट्रैफिक के चलान है वो 10-10 हज़ार रुपए के हैं, 10-10 हज़ार के। तो एक तरफ से मछली के लिए केंचुआ थोड़ा सा कूड़ा डालकर और पूरी मछली पकड़ी जा रही, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा। 10-10 हज़ार 2-2 हज़ार से चालान कोई कम नहीं है। वो सब पैसा कहाँ से लिया जा रहा? पब्लिक से इकट्ठा किया जा रहा। उसके बावजूद भी दिल्ली का कोई विकास नहीं है। दिल्ली का व्यक्ति कोई निश्चित नहीं है कि उसे रोजगार उसके बच्चों को मिला हो, कोई काम धंधे मिले हो और कोई अच्छी चीजें मिली हो, कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई स्कूल कॉलेज बनाए हो, कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये पार्टी जो आज सत्ता में है केवल झूठ के फुलंदे पर, झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई। एक तो झूठा था, एक बड़ा झूठा और भी है, जिसने आने से पहले कहा था हर के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 रुपए किसी खाते में नहीं आए। जो आपकी देश का प्रधानमंत्री हो, ऊंचे स्थान पर बैठा हो, वो इस तरह का झूठ, सफेद झूठ मुल्क के सामने बोले तो उस आदमी पर क्या यकीन किया जा सकता है? चुनाव के बाद वो कह देगा दोबारा से कि मेरे तो जुमला था, वो तो कहे तो जुमले बताए मैं, तो ऐसे आदमी को वोट देने का क्या मतलब है?
मैं ये कहना चाहता हूं, आज जिस तरह से हम लोग बहकावे में आ गए, आपको शायद पता नहीं है, केजरीवाल बेशक क्या मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन उसको वोट जाने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो बीजेपी को हुआ है, जो देश का प्रधानमंत्री है। अगर आप इत्मीनान के साथ कांग्रेस के साथ रहते तो जो विकास की रफ्तार यहाँ चल रही थी और आगे बढ़ती। हमने बहुत सारे काम यहाँ कराए आपके सामने, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, फ्लाईओवरों का मामला हो। आज जो आप फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं यहाँ दादर के टी पॉइंट पे, ललित भाई ये भी आवाज मेरी उठाई हुई थी विधानसभा में, शायद आपने उस टाइम पर देखा हो। मैं इसके लिए बोला था कि यहाँ पर ये होना चाहिए। मेरी आवाज तो एक और थी, इस पर आज तक भी काम नहीं हो रहा है। मैं चाहता था कि सीमापुरी से ऐसे मेट्रो आकर के जाए और सीधे यहाँ पर जाफराबाद की ये भजनपुर की तरफ जाकर के वहाँ विश्वविद्यालय की तरफ मेट्रो जाए, ये मेरी डिमांड थी। उस पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। साथियों, हम जब गलती करते हैं तो उसका खामियाजा में बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। मुझे अपना दुख नहीं है कि मैं एमएलए हूँ या नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल सुख शांति से हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तकलीफ आज आवाम को उठानी पड़ रही है, इस क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ रही है, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको देख करके मेरा भी दिल दुखी होता है। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। मैं हूं या कोई और, इसका सवाल नहीं है। आप कांग्रेस को मजबूत करिए। कांग्रेस किसी को टिकट दे, चाहे ध्यान की सरकार हो, चाहे कोई और हो, इससे कोई मतलब नहीं कि हमें कांग्रेस को जिताना ही हमें तय करना पड़ेगा। आज दोस्तों बहुत सारी बातें मैं आज, क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग बीच में हैं और ना भी पढ़े लिखे हो तो टीवी वगैरह सबके घर में चलते रहते हैं, सब देखते हो। जिस राहुल गांधी को उल्टी सीधे बात कहकर बदनाम किया था, उसके स्टेटस को गिराने की कोशिश की, उसको कमजोर करने की कोशिश की और बहुत ही निचले स्तर पर आकर के घटिया किस्म का बर्ताव उसके साथ में करके उसका स्टेटस गिराया गया। उस राहुल गांधी ने आज पूरे हिंदुस्तान को और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को, जनाब मोदी को भी ये बता दिया है कि देश में राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी, भाजपा के लोग जो राहुल गांधी के पप्पू कहते थे, वो सब पप्पू की औलाद है। ये साबित कर दिया। माई का लाल हिंद में तो जुड़ा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा। क्या किसी ने सुना अपने भाजपा के किसी आदमी से? आज नौजवान साथी जो राजघराने में पैदा हुआ हो, जिसने आंखें मखमल के गद्दों पर खोली हो, वो व्यक्ति पैदल टी शर्ट उस समय में जैकेट पहन करके दिल्ली में चल रहा था। राहुल गांधी सर्दियों के मौसम में एक हल्की टी शर्ट पहनकर, एक पैंट पहनकर, जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को अंजाम दिया, जिस तरह से उन्होंने, वो काबिले तारीफ थी। और मैं समझता हूं कि उस भारत जोड़ो यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली है, बौखलाई हुई है। आप समझे ना समझे, बड़े बड़े उसके लिए ऐलान किए जा रहे हैं, बड़े तरकीबें लड़ाई जा रही है, लेकिन ये निश्चित तौर पर देखिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। और सफाया इसलिए होगा कि तमाम मुल्क के लोगों ने, जिस तरह से आपने कर्नाटक में देखा, मोदी साहब ने एडी से लेकर चोटी तक जोर लगाए, अमित शाह मोदी जी दोनों वहां दिन रात पड़े रहे राहुल गांधी के मुकाबले के लिए, प्रियंका के मुकाबले के लिए, लेकिन वहां टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? कि जो लोग बहकावे में आ गए थे, बरगड़ावे में आ गए थे, उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमें बहकावे में नहीं आना है, हमें कांग्रेस के साथ चलना। तमाम कर्नाटक के लोग, मराठी के लोग, दूसरे लोग जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, वो तमाम अपनी भूख छोड़ करके, अपनी जो उनकी चाहत थी छोड़ करके, अपने व्यक्तिगत मसलों को छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस का सहयोग करा, साथ दिया। और निश्चित तौर पर उसी का नतीजा है कि कर्नाटक में आज हमारी सरकार बनी हुई है। दोस्तों, ये हमें तय करना है दिल्ली में भी। इस व्यक्ति की जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली के लिए क्या कुर्बानी है इसकी? बताइए, कौन सी सेवा की दिल्ली की?
सिवाय ब्लैकमेल करके राशन वालों से पैसे इकट्ठा करने के सिवाय क्या काम था इसका? दुनिया जानती है, सब जानते हैं। आज भी मैं समझता हूं कि जितना धोखा इस व्यक्ति ने दिया है, अस्पताल जाके देखिए तेग बहादुर में आप, जिस अस्पताल को हमने बनवाए, शीला जी ने जिसकी हालत सुधारी, तमाम डॉक्टर थे, राजीव गांधी आपके सामने लेके, क्योंकि पंत एक दिल्ली में अस्पताल होता था सुपर स्पेशलिटी, जिसमें सारी सुविधाएं थी। हमने मैडम से कहा कि हमारे लोगों की जेब कटती है, दूर से आते रास्ते में मर जाते हैं, गंभीर बीमार लोग, इसलिए जमुना पार में हमारे यहाँ भी अस्पताल होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को अच्छी सुविधा मिले। हमने वो अस्पताल बनवाए, लेकिन शर्म की बात है आज वहाँ 80% डॉक्टर नहीं है जुगल भाई, 80% डॉक्टर नहीं है और स्टाफ नहीं है, और जो 4 महीने से वहाँ के डॉक्टरों को, नर्सों को और पैरामेडिकल स्टाफ को तनख्वाह नहीं है। दोस्तों, ये शर्म की बात है। भाई हमारे डीटीसी की बात कर रहे थे कि डीटीसी में पेंशन नहीं मिल रही है। अरे जने कितने लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है? और देखिए इसी भारत में जहां 1000 के पार सिलेंडर मिलता है, मोदी जी के आने के बाद वहां कांग्रेस शासन में राजस्थान में आज भी 500 रुपए का रसोई का सिलेंडर मिल रहा है। चलिए बताइए लोगों के बात, जब आप ये सरकार पास करोगे, इन लोगों की कमियों को उजागर करोगे, इन लोगों की जो इस तरह की बातें हैं, धोखाधड़ी है, उसको सामने लाओगे तो आवाम अपने आप आपके साथ जुड़ेगा। मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने यहाँ कई सुझाव दिए हैं, जिन लोगों ने बताया कि हम लोगों के बीच में जाना चाहिए। वाकई में कमी आई है। पहले हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वो समय समय पर गली मोहल्लों में घूमते थे, आज यहाँ कल वहाँ मीटिंग करते थे। आज केवल हमारे कुछ लोग, चंद लोग प्रदेश के कार्यक्रम में भाग जाते हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं है। वहां हाजिरी मार के वो सोचते कि हमने जिला अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को शकल दिखा दी तो हम बहुत खुश हो गए। ऐसा नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा ग्राउंड पे। दोस्तों, अभी आज की जो मीटिंग का पर्पज है वो भाई नासिर जावेद ने हमारे सामने रखा कि कांग्रेस हाईकमान का, विशेषकर हमारे प्रभारी साहब का, दिल्ली के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष भाई अरविंदर सिंह लवली का फरमान है, ये उनका हुक्म है हमारे लिए कि हमें दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करनी है। वो फौज तैयार कैसे होगी? उस फौज को तैयार करने के लिए हमें लोगों को पदों से बांधना होगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी, उनको एक तरह से बांध के रखना पड़ेगा उस पद के साथ में। और वो पद बात से देने के लिए ही हमने से एक ब्लॉक में 2 मंडलम अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक ब्लॉक तो होगा, उसके साथ में 2 मंडल होंगे और 5-6 जो हमारे बूथ होंगे जहां हम वोट डालते हैं, उन बूथों को 5-6 को मिला करके एक सेक्टर बनाया जाएगा। इस तरह से सेक्टर बनेंगे तो हमारे बहुत सारे लोग कांग्रेस में उसको पद मिलेंगे। उसके नीचे फिर बूथ की कमेटी भी होगी, उन बूथ के लोगों को भी हम सम्मान देंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का आप ख्वाब देख रहे हो, जिस तरह से बातें आई कि एक गली से 2 नहीं आपके 10-10 बंदे जुड़ जाएंगे। अगर ये फरमान हमारा पूरा हो गया, ये काम पूरा हो गया, तो 10 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जैसे भाई जावेद जी कह रहे थे कि एक कार्यकर्ता है, एक ब्लॉक अध्यक्ष के पीछे लगभग 250 आदमी एक आवाज के साथ आएंगे, तो मेरा दावा कि 250 की बात करें, अगर ये सिस्टम हमारा बन गया तो लोग 250 की जगह 500 लोग आपके साथ में जाएंगे। आज राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो कई मायनों में मोदी साहब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक तो एजुकेशन में हैरत की बात तो यह है कि मोदी साहब की डिग्री का जो सवाल उठाया तो उनको भी सीबीआई भेज दी गई, मुकदमे बना दिए गए। अरे भाई, तुम मुकदमे बनाने में इतना खर्चा कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, उठा के अपना दिखा दो अपनी मेरी डिग्री है नहीं, मेरा सर्टिफिकेट ये, क्यों नहीं दिखा पाते आप? इसलिए नहीं दिखा पाते कि वो एजुकेट है ही नहीं, उसके पास तजुर्बा है आरएसएस को चलाने का, भाषण देने का, लोगों को जोड़ने का, तालियां बजाने का, ये उसके पास तजुर्बा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी से एजुकेशन में आगे नहीं है मोदी। इसके साथ साथ जो जज्बा राहुल गांधी के अंदर है, जो हिम्मत और हौसला राहुल गांधी के अंदर है, आपने देखा कि इस दौर में किसी भी विपक्षी पार्टी की हिम्मत नहीं जो मोदी को जवाब दे सके, मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। मैं धन्यवाद करता हूं, बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी को कि उनकी सदस्यता छीन गई, उनका घर मकान छीन लिया गया सरकारी, बावजूद उसके
राहुल गांधी ने मर्द भी दिखाई और ये कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ऐसा किसी पार्टी के एक व्यक्ति के अंदर, किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मोदी सरकार को जवाब दे सके। हमारे राहुल गांधी ने जवाब दिया और निश्चित तौर पे राहुल गांधी को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और आगे आने वाले टाइम में राहुल गांधी इस देश की बागडोर संभालेंगे, इस देश के युवा लीडर बनेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सब कांग्रेस के शासन में खुशहाल से मोहब्बत की दुकान चलाएंगे सब मिलकर। दोस्तों, उस बात को हमें पूरा करना है। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, उसके लिए धन्यवाद। हमारे मेहमान हमारे बीच में अपना संदेश लेकर के हमारे बीच में आए, मैं उनका भी तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित तौर पर हमारे साथियों को आपसे सीख मिलेगी और आने वाले टाइम में कांग्रेस और हमारी मजबूत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज देश में एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि आने वाला 24 किसका। 24 के लिए बड़े बड़े दावे तो हो रहे हैं, सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे भी कर रही हैं और उसके लिए मेहनत भी हो रही है, लेकिन देखना यह है कि आने वाले टाइम में जो 2024 का इलेक्शन आएगा उसमें बिखरे हुए मोती को एक माला में कौन पिरोएगा। अभी प्रभार जी आपने कुछ बातें कही थी जियो को लेकर और मंडी को लेकर, तो उसमें थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, जियो और मंडी ये सिर्फ ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए थे कि इस तरह से मोदी जी का जो मॉड्यूल है अर्थशास्त्र है वो ये है कि सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं या सरकारी जो भी फैसिलिटी आम आदमी तक पहुंच रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो मंडी की शक्ल में हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो। BSNL, रेल, भेल, सेल सब बेचने के कगार पर हैं, कुछ बेच दी गई हैं और कुछ बेचने की तैयारी है। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या इंदिरा गांधी जी ने या राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, जिस देश की तामीर और तरक्की में अपने बलिदान दिए थे, क्या वो इसलिए दिए थे कि हम अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रॉफिटेबल हैं, जो जॉब ओरिएंटेड कंपनियां हैं, उनको बेच दें प्राइवेट हाथों में? ऐसा हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के साथ साथ ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो और उसके लिए हमें जिस लेवल पर भी जाना पड़ेगा हम उसका विरोध करेंगे। आप 24 में क्या करने जा रहे हैं और देश की जनता के लिए? देखिए, 24 में माननीय राहुल जी का सीधा सीधा संदेश है कि सबसे पहले हमें जो नफरत का माहौल है उसमें मोहब्बत की दुकान चलानी है। जिस नफरत के बीज इन्होंने बोए हैं उस नफरत को ख़त्म करना है। और वो एक शेर है कि हिंदू हिंद की मर्यादा है, मुस्लिम शान है लोगों, एकता के इस देश की देखो ये पहचान है लोगों, कहीं पे रखी गीता और कहीं पे है कुरान, यह है मेरा हिंदुस्तान, यह है मेरा हिंदुस्तान। हमारे बुजुर्गों ने तो ये वाला हिंदुस्तान देखा था जहाँ पर सिख भी होगा, जहाँ पर दलित भी होगा, जहाँ पर मुसलमान भी होगा, जहाँ पर सब्जी बेचने वाला भी होगा, जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी होगा, जहाँ पर बैंकर्स भी होंगे, वहाँ सब 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 मिलजुल कर देश की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे। नफरत की दुकान से देश की जनता को और देश को क्या फायदा? देखिए, नफरत की दुकान से ये फायदा होगा कि जो नफरत हमारे दिलों में बोई गई है, बैठाई गई है, वो जब मोहब्बत में बदलेगी तो देश की तामीर और तरक्की में जो तेज़ी हमारे मनमोहन सिंह जी के ज़माने में 2014 तक थी उससे भी कहीं ज़्यादा वो तेज़ी आई। आज जिस नफरत के माहौल में दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें हम जी रहे हैं, वहाँ ना हमारी बेटियों की इज्जत की कोई हिफाजत करने वाला है, ना उनकी कोई सिक्योरिटी है, ना बच्चों को स्कूल जाते टाइम स्टेट के किसी भी कोने से कभी भी खबर आ जाती है कि किडनैप हो गया, किसी भी गली मोहल्ले में मर्डर हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासतौर से वहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आप देख रहे हैं जब नफरत का माहौल ख़त्म होगा, रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, तब ये चीज़ों को, इन सब चीज़ों का हमें एहसास होगा। मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं देश में, मोदी जी तो इजराइल जाने को तैयार हैं, इजराइल की जनता की हिफाजत करने को तैयार हैं। देखिए,
इजराइल जाने के लिए वो तो पूरा देश पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं, कौन मना कर रहा है? वो इजराइल भी जा सकते हैं। लेकिन आज के वक्त में हमारी पिछले 60 सालों की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हमने कभी भी वर्ल्ड के उस ग्रुप के साथ खड़े होने की कोशिश नहीं की है जिन्होंने निहत्थे लोगों पर वार किया हो, वो चाहे कोई भी हो, आईएसआई हो, कोई भी किसी भी किस्म का जो है तशद्दुद जो है के साथ हिंदुस्तान की आवाम ना हिंदुस्तान की सरकार खड़ी हुई है। हमारी सरकारें, ये रिकॉर्ड है कि फ़लस्तीन की आवाम के साथ में उनके कांधा से कांधा मिलाकर उनके हर हक और हुकूक के लिए हमेशा हमारी हिंदुस्तान की सरकारें, पूर्व सरकारें सब खड़ी रही। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा? कई बार संसद में भी आवाज उठी, बाहर भी देश में आवाज उठी, मणिपुर में मोदी जी नहीं बोल रहे। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से पूछना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी तो वहाँ चले गए, वहाँ 5 दिन रहे, वहाँ 5 दिन गए, वहाँ 5 दिन गए। आप देखिए ना कि भारतीय गोदी मीडिया जो आज तक मणिपुर नहीं पहुंच पाया वो इस्राइल पहुंच गया। तो हम तो ये समझेंगे ना मणिपुर का वीजा उन्हें नहीं दिया गया। यति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि देश की सरकार बेकार है, देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कुछ कर सके। मैं 1000 शिष्यों को लेकर इजराइल जाऊंगा तो क्या करेंगे? वो देश हित में काम करेंगे या इजराइल की हिफाजत करेंगे? ये सवाल भी मोदी जी से करना चाहिए और उन्हीं के वो फॉलोअर हैं। और आप क्या कहेंगे? आप उनको भेजने के लिए सहमत हैं? मैं कहता हूँ अगर जब मोदी जी जा सकते हैं तो वो सोचना चाहिए। अगर ऐसी डिमांड वो कर रहे हैं तो विचार तो करना ही चाहिए। तो आपको सलाह देनी चाहिए कि उनको भेजा जाए सरकार? नहीं, हम कौन होते हैं सलाह देने वाले? हमारी हैसियत नहीं है। नरसिंहानंद को भेजा जाए नहीं भेजा जाए, ये अगर वो जाने के लिए तैयार हैं तो ये मोदी जी को विचार करना चाहिए, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना। क्या करने जा रहे हैं अपनी पार्टी के माध्यम से? हम अपने पार्टी के माध्यम अपनी पार्टी के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और आने वाले वक्त में जो अभी 5 स्टेट का इलेक्शन है उसमें तकरीबन सभी में हमारी सरकार बनने जा रही है। और 2024 में भी आप मान लीजिए कि 2024 में भी माननीय मोदी जी। आज की मीटिंग का मौजू भी 2024 को लेकर है। नहीं, आज की मीटिंग का मौजू जो है जिस वजह से हम लोग आए हैं वो संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आए हैं और ब्लॉक लेवल से नीचे का जो संगठन है जिस पर हम मंडल अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष को बनाने की प्रक्रिया में। ये सब प्रक्रिया 24 के लिए तैयार हो रही है। हाँ, बिला शुबा।